राजेश चौधरी भाई, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सैनिक भाई, ये सोच रहे आज सुबह सुबह कैसे कपिल भाई भाई आज सुबह सुबह आज थोड़े से घर के काम हैं, उनको निपटाना है। तो बस अभी नहा धो के निकलना है। तो एक बहुत ज़रूरी मैसेज भी है और वीडियो भी मस्त है जो मैं कुछ कहना चाहूँगा। मस्त, आपको मज़ा आएगा सुबह सुबह सुनते हुए, या बाद में सुनोगे तभी भाई शेयर कर देना। हम सबका से हैं, हम सबका से हैं, सबका हमसे नहीं है। सबका है तो हम हैं। हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से हैं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है तो हम हैं। सबका संघर्ष कमेटी है तो हम हैं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से हमसे मतलब कमेटी हमसे नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जब ये जवानों के न्याय, समानता, स्वाभिमान के लिए 14 साल पहले से संघर्ष शुरू करा, तो उसका जो रास्ता था वो कांटों भरा है। पूरा का पूरा इतिहास आप देखोगे। मतलब एक होता है कि पत्राचार करना, चिट्ठी लिख देना, उससे कोई सुनाई नहीं करता था। अगर आप आज से 14 साल पहले जाओगे तो आप लोगों के लिए वो हर दरवाजा बंद था जहां आप अपनी बातें रख सकते थे। आपके पास में माइक, मंच कुछ भी नहीं था। इन्होंने संघर्ष करा और जब 2015 के अंदर ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था, तब इन्होंने टेंट लगाया था और 5 व्यक्ति 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल, हरभजन साहब 2 सदस्य नहीं। इसके बाद में अनगिनत इन्होंने आंदोलन करे और वो दरवाजे खुले कि रक्षा मंत्रियों के साथ में जवानों की मांगों के लिए 14 मीटिंग करी। 57% लोकसभा, राज्यसभा में रखवाए नेताओं के पास गए, उनको मांग पत्र दिए, कहा कि माननीय हमारी बात जो है वो संसद के पटल पर रखो। और ये एक इतिहास है कि संसद के पटल पर आज तक किसी भी संगठन का नाम नहीं लिया गया। संसद के पटल पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम लिया गया सांसद के द्वारा कि ये मांग पत्र सबका कमेटी के द्वारा 57%। पर आप देखोगे कि हम कभी भी पिछले दरवाजे से किसी राजनीतिक पार्टी के पास में नहीं गए। कभी भी गए, खुलेआम गए, हर राजनीतिक पार्टी के सांसद के पास में गए, चले। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो पहली पीढ़ी है वो सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, बहुत सारे हजारों सम्मानित साथी ये पहली पीढ़ी के। और कपिल फौजी भाई पहली पीढ़ी का नहीं है, मैं दूसरी पीढ़ी का हूं इसमें, इस संघर्ष में। कपिल फौजी है, तस्वीर आलोक है, जनक राज जी हैं, गोपाल कृष्णा है, विजय है, बहुत हजारों साथी। भाई बुरा मत मानना कदे कोई ये कहे कि मेरा नाम छूट गया। और जो तीसरी पीढ़ी है जो अब तैयार हुई है अपने हकों के लिए, जागरूकता के लिए, एक वो है। तो बहुत सारे सैनिक भाई ये सोचते हैं कि जैसे जेडब्ल्यू नलिन तलवार हैं या कपिल फौजी हैं, ये सबका कमेटी में नहीं, हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में ही हैं। क्योंकि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो यूट्यूब चैनल हैं ऑफिशियल, वो सब खुल गए, अब सारे के सारे खोल दिए गए, चाहे वो फेसबुक पेज हैं चाहे कुछ हो है। अब आप सोचोगे कि ये जितने भी सोशल मीडिया थी ये 20 फरवरी को क्यों नहीं खोली गई। वो इसलिए नहीं खोली गई कि ये सबको मालूम था कि भाई हो सकता है मीडिया के ऊपर स्ट्राइक आए, बंद हो जाए, मेरा चैनल बंद हो जाए, तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए। और अब हम मतलब इस संघर्ष में लास्ट में चल रहे हैं, तो अब उन चीजों को बचा के या छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं रहा। तो आज
सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं वो सारे खोल दिए, और वहां से आपको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो भी आप लोगों को है संदेश है वहां से पास होता रहेगा जो ऑफिशियल है। ये जो यूट्यूब चैनल है ये तो एक पर्सनल की तरह है कि मैं आपसे संवाद कर सकूं, आप लोगों तक सबका कमेटी का संदेश पहुंचा सकूं, सिर्फ इतना ही। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का। आप उसको सब्सक्राइब करें और जो भी जंतर मंतर पे घटनाक्रम है या सैनिकों की जो भी आने वाले समय में जो भी संघर्ष होगा उससे आप लोगों को खबरें मिलती रहेंगी। अब कल मैंने 14 वीडियो एक दिन में डाल दिए, 14 वीडियो, तो व्यू तो ऑटोमेटिक कम आएंगे। मेरा कर्तव्य कि संदेश पहुंचाना 14 वीडियो, क्योंकि जो YouTube की गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 वीडियो से ज़्यादा आप नहीं चला सकते, फिर आपको व्यू नहीं मिलेंगे, मतलब सारा का सारा। सैनिक भाइयों, जंतर मंतर पे जब धरना प्रदर्शन चला तो 20 फरवरी के बाद में 9 अप्रैल को ये धरना प्रदर्शन पूरे देश की जो छोटी मोटी जो भी जत्थेबंदी थी सबको इकट्ठा करके उनको समर्पित कर दिया। वो फेडरेशन तो बना दी, फेडरेशन ने कभी जंतर मंतर का चार्ज नहीं लिया। गोल टोपी केजरीवाल कभी भी 2 दिन के लिए जंतर मंतर पे नहीं आया, वो 4 महीने तक प्रधान बन के बैठा रहा, बार बार बोलने के बाद भी चार्ज नहीं लिया। अब वहां पे जो पर्चियां काटते वो हम काटते, सारी चीजें हम काटते, पैसा जो 3 तो सरकारी नुमाइंदे हैं प्रेजेंट में, एक हाईकोर्ट का वकील है, एक दूसरा वकील है, एक कोट टाई वाला यूट्यूबर है, ये 13 लाख रुपए को लेके चले गए। और उस फेडरेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है वो है JW नलिन तलवार। पैसा तो देखो वो सैनिकों का है, सैनिकों के आंदोलन के लिए था और सैनिकों ने दिया था और हमने रसीद काटी थी। अगर हमारे अंदर उस मान लो कोई पैसे को हड़पने की बात होती तो हम फेडरेशन की तरफ हम अपना कदम नहीं बढ़ाते, जबकि बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने कहा था कि अब इस समय फेडरेशन नहीं बनानी चाहिए। मैंने भी कहा था उस समय कि ये फेडरेशन बना के कहीं हम आत्मघाती कदम तो नहीं उठा रहा। अगर फेडरेशन बनानी है तो या तो आंदोलन से पहले बनानी थी या आंदोलन जब समाप्त हो जाए तब बना लेना, जो भी। क्योंकि इसके अंदर जो फेडरेशन में आएंगे वो हर एक विशेष राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे और उनको फिर विशेष राजनीतिक पार्टी अपने आदेश से चलाएगी या धरने को तोड़ने के लिए उनको जो भी षड्यंत्र है, जो भी रणनीति है वो उनको बना के तैयार करेगी। और हुआ भी ये का ये। तो जो 13 लाख रुपये लेके गए हैं, जो ये लेके गई, अब बहुत सारे सैनिक भाई कहते हैं कि जैसे पैसे खत्म हो गए थे जंतर मंतर पे। तो मैंने एक बार वीडियो में बोला था, भाई कोई भी भाई है वो जंतर मंतर पे जितना अनुदान दे सकता है दे दो। भाई यकीन मानिए मेरे पास में उस वीडियो के 6-7 दिन तक कम से कम 70-80 फोन आए, संस्थाओं के अध्यक्षों के, इंडिविजुअल के, कोई टीचर लगा हुआ है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर है, यहाँ तक DSP भी लगे हुए कि कपिल भाई कितना पैसा चाहिए, सिर्फ अकाउंट नंबर दो। और वहां पर मैंने किसी को कोई अकाउंट नंबर नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं है, जो भी आप देना चाहते हो जंतर मंतर पूछो। जंतर मंतर पे तकरीबन 4-5 दिन के अंदर 50,000 से ऊपर पहुंच गए। ये है नेकी का रास्ता, ईमानदारी का। और संघर्ष में जो है आरोप प्रत्यारोप, आपको इतना बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इतना मतलब जोर लगा देंगे मीडिया से, क्योंकि आप भी देखोगे कि विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। अब हम आपकी मांगे क्या हैं? 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, फौजी अपने घर लौट जाएंगे। जंतर मंतर के धरने पे ना किसी पार्टी का समर्थन किया गया, ना विरोध किया गया। राजनीतिक जो व्यक्ति थे, जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको अलग किया गया। अब 14 साल के संघर्ष में ना ये कमेटी का कोई मेंबर टूटा है, ना डरा है, ना झुका है, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इसने तलबे चाटे। अगर
राजनीति में चलो 70-80 साल वाले की तो मैं राजनीति में तो नहीं कहूँगा इतना, पर हाँ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बीपी की गोली खाते हैं, 70-80 साल के हो गए, पर उनकी मेहनतकसाएं है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, रक्षा मंत्री बन जाऊं। पर मैं इस संघर्ष में एक नौजवान की तरफ से बहुत ही कम होंगे, क्योंकि सब नौजवान अपने अपने रोजगार, अपने परिवार को लालन पालन में सुबह निकलते हैं, शाम तक घर पूछते, इतना समय नहीं दे सकते। तो मेरी उम्र सबसे कम है, तो सबसे पहले राजनीतिक में मेरे को जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को खींचने के लिए कोशिश नहीं करी होगी राजनीतिक पार्टियों ने, जबरदस्त। अब जो ये गोल टोपी वाले हैं या यूट्यूबर है, कोई ये यूट्यूबर बल्ले बल्ले की खबरों वाला, ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी के पास में गई। आप लोगों को यकीन नहीं होगा इन्होंने क्या बोला कि ये कपिल फौजी भी है, तुम उसको तोड़ के लेके आओ, उसको जो कुछ के चाहिए हम उसको वो देंगे। इनकी एकदम से जैसे इनकी मां सी मर गई कि यार हम तो सामने कुर्सी बैठे हैं और यहां भी कपिल फौजी का नाम आ रहा है। अच्छा, इस संघर्ष में मेरे को तोड़ने के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं था जिसने मेरे पास फोन नहीं करे हो। चाहे सिंगर था, चाहे कोई भी था, चाहे आवाज नाम की संस्था थी, चाहे ये जो फेडरेशन बनी इसी के जो वकील हैं, या जो फेडरेशन के वो 3 सरकारी कर्मचारी हैं, या गोल टोपी वाला, इन्होंने पूरा पानी मारा मेरे को, पूरा भड़काने की कोशिश करी सबका कमेटी के खिलाफ पूरा, कि कपिल भाई तो आप तो बहुत हो, आपके ऊपर ये संघर्ष चल रहा है, आपका ये है और आप तो बहुत हैं, आपको ऊपर लेकर जाएंगे, प्रधान बना देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने इसको कहा कि सर, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जवानों की मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, संविधान के दायरे में एक विचारधारा है। मेरे जैसे चाहे हजारों सबका कमेटी से चले जाएं, चाहे हजारों आ जाएं, चाहे सबका कमेटी को हजारों धोखा दे के उसकी पीठ में छुरा घोप के चली जाएं, पर ये विचारधारा जो चली है इसको कोई नहीं मार सकता, न मैं मार सकता, कोई नहीं मार सकता इसको, क्योंकि ये पूर्व सैनिकों को एक जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रही है, उसके सम्मान के लिए, उसकी समानताओं के लिए, उसके हकों की जागरूकता दे रही। तो मैं इसके अंदर, चाहे मैं इसको धोखा दूं या मैं इससे बाहर निकल जाऊं, ये कभी नहीं कि आप ये सोचते हो कि सबका कमेटी टूट जाएगी, तो नहीं, वो नहीं टूटेगी। मेरे जैसे चाहे हजारों आ जाएं, हजारों चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता सबका कमेटी को, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रधान है ही नहीं। इसके अंदर कोई प्रधान है तो वो 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों की जो विचार, समानता, न्याय, वो इसके प्रधान है। तो जो YouTube चैनल है या जो सोशल मीडिया, फेसबुक है, वो ऑफिशियली सबका के हैं, आप उनको सब्सक्राइब करो और उनसे धड़ाधड़ उनके ऊपर मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उन वीडियो को यहाँ पर अपलोड नहीं कर डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी चाहिए। और मेरे पास में अब तकरीबन 211 के करीब तो पूरे देश से वीडियो आए हुए। अगर मैं दिन में भी 12-14 वीडियो डालता हूँ तो वहाँ से व्यू भी तकरीबन 500, 1000, 2000, 3000 जाते हैं, क्योंकि मैं एक तरह से यूट्यूब की गाइडलाइन को तोड़ रहा हूँ। एक तो चीज़ ये होगी। अब एक जयचंदू का टोला बनया, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा महासंघ है, इसके अंदर 25 लाख पूर्व सैनिक हैं और ये सबसे बड़े फ्रंट है। नहीं सैनिक भाइयों, एक हकीकत मैं आपको बताऊं, चाहे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो, चाहे रिटायर्ड ऑफिसर हेड यूनियन हो, या देश भर की गांव लेवल से तहसील, जिला, स्टेट लेवल की जितनी भी यूनियन है, इनके अंदर तकरीबन जो सदस्य हैं वो 4-4.5 लाख के करीब, पर 31 लाख पूर्व सैनिक वो किसी के भी सदस्य नहीं। तो एक तो ये सबसे बड़ी झूठ हो गई। दूसरी बात, जो फेडरेशन से अविश्वास प्रस्ताव पास करके बाहर गया, जिसके पास में लेटर हैंड नहीं, जो साइन नहीं कर सकता, स्टैंप नहीं मार सकता, उसको पता है ये सारा लीगल होगा। तो उसने क्या किया कि जो इसकी बात चली हुई थी एक विशेष राजनीतिक पार्टी से सांसद की टिकट पे, वहां से इसने फिर एक दूसरा चेहरा लगाया, महासंघ के नाम से वीरगनाओं को आगे करके अब अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। अब
कहते हैं कि भाई हम तो पैदल यात्रा, फलाना यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, पर हम और कुछ नहीं करेंगे। तो ये संख्या बल किसके लिए हो रहा है? एक मतलब नॉर्मल तरीके से सोच के देखना, ये हो रहा है संख्या बल तभी दिखाया जाता है जब आपकी महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक में हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां संख्या बल देखती हैं कि अगर कोई व्यक्ति लुधियाना के अंदर 1 लाख पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर देगा तो उसको राजनीतिक पार्टियों की नजर में आ जाएगा और उसको राजनीतिक पार्टियां अपने दफ्तर में बुलाएंगी, बताओ भाई हम आपको अपनी राजनीतिक पार्टी में लेते हैं, आपको लड़ाते हैं इलेक्शन। ये है, कोई जाके जैसलमेर में कर देगा, कोई जयपुर में कर देगा, कोई बागपत में कर देगा, कोई रोहतक में कर देगा, या मैं झज्जर में कर दूं कि भाई वहां पे मैंने 1 लाख पूर्व सैनिकों को उतार दिया। तो सभी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो मेरे को साधने की कोशिश करेंगी। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है और 5-10 दिन के अंदर बेड़ा पाट जाएगा आप लोगों को, सारा का सारा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज, एक राजनीतिक विशेष पार्टी ने एक आदेश दिया कि भाई ठीक है आप लोग हमारे वफादार हो, पर जो संघर्ष चल रहा है उसको किस तरह से पीछे करोगे, उसको किस तरह से उन व्यक्तियों को घर भेजोगे, क्योंकि इलेक्शन का भी समय आ गया। तो ये एक सही दिशा को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कि इस तरह से कर दो, पूर्व सैनिकों को दिमाग में भर दो कि एक मंच पे क्यों नहीं आ रही, ये अलग डपली बजा रहे हैं, ये अलग बजा रहे हैं, ये अलग बजा रहे हैं, डपली अलग हो गई। यही तो मेन मकसद है, यही संघर्ष है और यही षड्यंत्र है कि एक व्यक्ति तो 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों की बात कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि देखो मेरा मंच तैयार है, मेरे मंच पे नहीं आती, क्योंकि उसका जो मंच है वो राजनीतिक मंच है, विशेष राजनीतिक पार्टी का, वहां झोंक के आपको निकल जाएगा। यही आप लोगों के साथ में 75 सालों में हुआ है। अब एक लल्लू जेंजड़ा पता नहीं जेंजड़ी है, लल्लू जेंजड़ी अपने राजस्थान से है, वो अपने आप को वकील बोलता है। बड़ा मस्त वीडियो आया कल उसका, पहले तो मैं उस वीडियो के लिए उसको शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े धीमे तरीके से, जैसे एक थका हुआ इंसान है और आवाज नहीं निकल रही, तो लल्लू जी आप पहले तो शिलाजीत की एक ले आओ डिब्बी, उसमें से थोड़ी सी शिलाजीत निकालो और फाके मार दो, तो इसमें आपको जोश भी आएगा। और ज्यादा जोश और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कैंच भी बाहर आएगी, इतनी कैंच आ जाएगी बाहर, फिर इसका क्या करोगे, और दिक्कत आएगी, मेडिकल में जाओगी। क्योंकि मेरे को चिंता है आपकी, क्योंकि आप मानसिक रूप से थोड़े से व्यस्त लग रहे हो। अब ये लल्लू राम क्या कह रहा है कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम रेलवे ट्रैक जाम नहीं करेंगे, हम संसद भवन घेराव नहीं करेंगे, हम वो दवाई नहीं पिएंगे, हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पता है ये कौन व्यक्ति करता है? जिसके अंदर जज्बा होता है समानता का, स्वाभिमान का। अब लल्लू सिंह जी कह रहा है कि हम चिट्ठी लिख देंगे। ना तो शहीद आजम भगत सिंह ने कभी चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को आजादी के लिए, ना करतार सिंह सराफा ने लिखी, ना सुभाष चंद्र बोस ने लिखी, किसी ने नहीं लिखी। 7.5 लाख क्रांतिकारी थे, उन्होंने संघर्ष किया। और आज कह रहे हो नहीं ये नहीं, मतलब आप एक तरह से जो आंगनबाड़ी की माता बहनें हैं वो भी अलग अलग स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री विधानसभा को घेरती हैं, ये उनका हक है। आप तो वकील हो लल्लू राम जी, आपको ये हक अपनी आवाज उठाने का कौन देता? आर्टिकल 19, जब आपकी आवाज कहीं नहीं सुनाई दी जा रही हो, अगर 12 महीने से वहां बैठे हैं तो चिट्ठी तो हमने 14 साल में बहुत लिख लिए। लल्लू जेंजड़ी जी आप तो आज पैदा हुए हैं इस संघर्ष में। और दूसरी बात लल्लू सिंह जी कह रहे हैं, एक वीडियो इनका दिनेश गर्ग यूट्यूब चैनल पे, 1 रैंक 1 पेंशन मिले या ना मिले, मिलिट्री सर्विस पे मिले ना मिले, पर वोट मोदी को देंगे। अच्छी बात है, इनका क्लियर स्टैंड हो गया वहां से कि इनको कोई मतलब नहीं है। अरे वोट तो हम भी उन्हीं को देंगे, हमने कब बोला कि वोट नहीं देनी है, हम भी दे देंगे वोट, पर ऐसा कर कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दे या बनवा दे।
मतलब जो आपका संघर्ष है ना, और जो आप लोगों ने किया कि चाहे कुछ भी है, अब इसको कौन समझाए कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पूर्व सैनिक नहीं बैठे, वो तो केंद्र सरकार बैठी थी, वो लेके आई, उसने मजबूर कर दिए, तो केंद्र सरकार बैठी थी वहां, तो रेलवे ट्रैक तो उसने जाम किया था। पूर्व सैनिकों ने तो आज तक कोई ट्रैक जाम नहीं कराया, ना संसद घेराव कराया, ना कभी और किया, ना इच्छा मृत्यु मांगी। अच्छा, लल्लू सिंह जी कह रहा है कि जितनी मेरी नौकरी है उतने मैंने छुट्टी काट दी। बिल्कुल सही बात है, पर जितनी मेरी नौकरी है वो एडी पंजे की है, मेरी एडी पंजे की है, चाहे मेरी 2 दिन की है, चाहे मेरी 6 महीने की है, चाहे 15 साल की है, एडी पंजे की है, आशीर्वाद की नहीं है, तलवे चाटने वाली नहीं है, और ना 22 इंच की साइकिल वाली है। एडी पंजे की, वो एडी पंजे की कि जो व्यक्ति 17 पोस्टिंग काट गया सर्विस में, 17 पोस्टिंग इतनी नौकरी में। लल्लू जी, आप कहते हो मैंने नमक खाया, नमक नहीं खाया आपने, आपने खाया आशीर्वाद। आशीर्वाद खा के आपने 22 इंच की साइकिल को सेट की स्पीड से चलाया है, तकड़ 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 कैंटोनमेंट में इधर से उधर, और आपने ऐसा आशीर्वाद खाया, ऐसे तलवे चाटे कि दूसरे का प्रमोशन तक खा गए, क्योंकि थका हुआ इंसान ये बता देता है। जो व्यक्ति 13 लाख रुपए लेके गया, वो कहता भाई 13 लाख रुपए मैं लेके आया हूं। अब ये जो आदमी है, जो ये उसकी चप्पल जूते उठाए घूम रहे हैं, वो तो बेचारा आके कह ही नहीं रहा, मैं तो बेचारा कहूंगा, पर ये जो उसके छोड़े हुए कहते हैं इनको पिलूरे, ये पिलूरे पी 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 करते घूमते रहते हैं। पेंशन कब आया था? कम से कम 15-20 साल पहले, और अब 6 महीने, ये 6 महीने पहला पैदा हुआ होगा इस आंदोलन से। तो हम तो गुरु हुए आपके, तो गुरु को तो गुरु ये कहा जाएगा, क्योंकि आपसे भाई आपकी उम्र ज्यादा हो सकती है, आपका रैंक मेरे से बड़ा हो सकता है, वो आपकी शुभकामनाएं। पर संघर्ष में सीनियर कौन होता है? जब मैं पेंशन आया था तब मैं जंतर मंतर में पूछा था, तेरी तरह यहां पे जाकर कहीं जैसलमेर के अंदर लड्डू नहीं बांटे, या जिप्सी के अंदर फूल माला नहीं डलवाई कि मैं पता नहीं पहाड़ियों को, एक पहाड़ी को उठा के दूसरी जगह रखा है, दूसरी को तीसरी जगह रखा ना, कि लड्डू बनवा दिए, मैंने कुछ ना बनवाया। मैं संघर्ष में था, और संघर्ष से ही मैं वापिस वहां पूछ गया। 16 साल निकाल दिए, जितनी तू कह रहा है ना कि मैंने छुट्टी काटी, जितनी 32 साल सर्विस करी हो, पर उससे ज्यादा उस 16 साल के संघर्ष को देखोगे तो 24 घंटे वो संघर्ष है। 24 घंटे, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं हुआ, और 24 घंटे 16 साल में मैंने कोई घर का काम तक भी नहीं किया, कि कोई मैंने नौकरी करी हो, फलाना कराया हो, या घर के अंदर मैंने भैंसों को खोल के यहां से वहां बांध दिया हो, कभी नहीं जिंदगी। जितनी पेंशन ले रहा है ना, जितना आज तक जो लेके आया होगा फौज से, उससे ज्यादा तो इस संघर्ष में मैं दे चुका हूं अपनी जेब से, क्योंकि ये मैंने कोई एहसान नहीं कराया किसी पे भी। ये मेरा खुद का वो है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को वो सम्मान, आत्म सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए इस संघर्ष में, इस जज्बे में पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। और कहता है कि कपिल का तो कोई अकाउंट नंबर है ही नहीं, कपिल ने कभी किसी से 10 रुपया लिया ही नहीं। जब तेरे जैसे इंसान ने आज तक 10 रुपये मेरे को हाथ में नहीं दिए, तो तू दूसरे की गारंटी क्यों लेता है? कल एक ऐसा ही एक 35 किलो का, हमारे भिवानी जिले से 35 किलो का व्यक्ति एनजीओ चला रहा है, बोला कि मैं एनजीओ से सैनिकों की मदद करता हूं और हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते। भाई खुद तो तू करता है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी,
और एनजीओ में तू लेता नहीं 2 रुपये, तो वो एनजीओ में रुपये कहां से आते हैं? बैन लगा था 19 लाख एनजीओ पे, जो बाहर से फंडिंग हो रही थी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना। ये तो क्लियर हो गया कि वो पैसे भी नहीं लेते किसी से और वो मदद भी कर रहे हैं। तो पैसा आ कहां से रहा है? और खुद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। जिसकी पूछ पे पैर रखता हूं वही तिलमिला उठता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ये भी है कि संघर्ष के दौरान मैं उन चेहरों को भी दिखा दूं, क्योंकि चेहरे दिखाने बहुत जरूरी है कि वो लोगों को गुमराह ना करे। हमारा ही चेहरा दिखा के और लोगों से वो धन इकट्ठा करते रहे, चलते रहे, सब कुछ करते रहे। ये दुकानदारियां समय के हिसाब से बंद होनी चाहिए। और बंद होने से क्या होगा? कोई अच्छा व्यक्ति भी आएगा और जो सैनिकों की मदद करना चाहता है, सैनिक विधवाओं के अगर मकान में तरेड़ आ गई, छत से में से पानी आ रहा है, तो क्या पता वो उसकी छत को ठीक करवा दे, कोई अच्छा इंसान आए। पर अच्छे इंसान नहीं है, ऐसे इंसान है कि उसकी छत की फोटो तो खींच लेंगे और मीडिया में या कहीं और से या नेताओं से या बिजनेसमैनों से या बाहर वालों से दिखाएंगे, देखो जी इसकी ये पूर्व सैनिक विधवा है और इसके पति ने देश की रक्षा करी है और आज इस हालात में रहती है, आप इसकी मदद करिए, हम भी कर रहे हैं। और फोटो इसका चलेगा, मदद ये खा जाएंगे। ये तो सैनिक भाइयों, जंतर मंतर पे ध्यान लगाए रखना। लास्ट है ये संघर्ष से अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, सारा 20-25 दिन के अंदर अंदर पूरा सिमट लेगा। पर उससे पहले जो काउंटर आएंगे, जो गोदी संस्थाओं के द्वारा जो जैचन छोड़े गए हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे आपको भड़काने की, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की, सारी चीज़ें की। वो आपके ऊपर है। अगर आपके माथे में परमात्मा है, उसकी ज्योत है, तो सच आप लोगों को दिख जाएगा। कड़वा बोलना, मीठा बोलना, इसके ऊपर कभी मत जाना। आदमी को कभी उसकी कड़वी भाषा या मीठी भाषा से उसकी पहचान नहीं करनी। अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि ये सच के रास्ते पे हैं, तो आपकी आत्मा बता देगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।